हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर, ठीक है। और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्लेन रेडियोग्राफी पेशेंट डोज इज मैक्सिमली रिड्यूस्ड विद ऑप्शन ए रिड्यूसिंग केवी, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एमएस, ऑप्शन सी यूज ऑफ ग्रिड, ऑप्शन डी कॉलिमेशन। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेन रेडियोग्राफी में पेशेंट डोज को काफ़ी हद तक किस तरह से कम किया जा सकता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन देते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर केवी को कम करके, या फिर ऑप्शन बी है एमएस को कम करके, या फिर ग्रिड का यूज़ करके, या फिर ऑप्शन डी कॉलिमेशन के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर पेशेंट डोज को कम करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं रेडियोग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैक्सिमम डोज कम हो सकती है वो किस मेथड के द्वारा हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं रिड्यूसिंग केवी। अगर हम केवी को कम कर देते हैं, तो अगर रेडिएशन की जो केवी है यानी कि इसकी एनर्जी को हम कम कर देंगे, दोस्तों अगर रेडिएशन की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो पेशेंट की बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, यानी कि बॉडी को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये एक तरह से पेशेंट की डोज को बढ़ाएगा ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिड्यूसिंग एमएस, यानी कि हम एमएस को कम कर देते हैं। तो जब एमएस को हम कम करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस है, यानी कि जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी बेस्ट तरीका है रेडिएशन डोज को कम करने का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे यूज़ ऑफ ग्रिड। अगर हम ग्रिड का यूज़ करते हैं तो उससे भी रेडिएशन डोज को कम किया जा सकता है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि जो ग्रिड है वो सिर्फ स्कैटर रेडिएशन को ही कंट्रोल करता है या कम करता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कॉलिमेशन। हम कॉलिमेशन के द्वारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उसी रीजन पर फोकस करते हैं, बट उसमें भी अगर रेडिएशन डोज अगर कम नहीं होगी तो हम उतने एरिया में भी रेडिएशन डोज को हम कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉलिमेशन भी यहाँ पर इफेक्टिव तरीका नहीं है। यहाँ पर जो बेस्ट तरीका है वो है एमएस को कम करके हम रेडिएशन डोज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एमएस। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, रेजोल्यूशन इज बेस्ट इन ऑप्शन ए कन्वेंशनल फिल्म स्कैन रेडियोग्राफ, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी सीआर। दोस्तों यहाँ पर पूछे गए कि रेजोल्यूशन किस मोडेलिटी में बेस्ट होता है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, कन्वेंशनल फिल्म स्कैन रेडियोग्राफी, या फिर एमआरआई, या फिर सीटी स्कैन, या फिर सीआर यानी कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। दोस्तों यहाँ पर रेजोल्यूशन यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। और रेजोल्यूशन किसी भी मोडेलिटी की उस एबिलिटी को बोला जाता है जिसमें कि वो किसी पास रखे दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखाने की काबिलियत रखता है, ठीक है। तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोला जाता है। अगर कोई इमेज ब्लर है तो इसका मतलब है कि उसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो दोस्तों जो कन्वेंशनल फिल्म स्कैन रेडियोग्राफी होती है इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए कन्वेंशनल फिल्म स्कैन रेडियोग्राफी। दोस्तों स्पेशल रेजोल्यूशन है उसका जो वो मेज़र किया जाता है वो लाइन पेयर्स पर मिलीमीटर में मेज़र किया जाता है, यानी कि LPMM, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा होता है कन्वेंशनल फिल्म स्कैन रेडियोग्राफी का, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल रेडियोग्राफी और फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, ठीक है। जिस तरह से हमारा मोडालिटी में एडवांसमेंट बढ़ता जाता है ये स्पेशल रेजोल्यूशन उसमें कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पीएच ऑफ फिक्सर इज बिटवीन ऑप्शन ए 5 to 6, ऑप्शन बी 4 to 5, ऑप्शन सी 8.6 to 7, ऑप्शन डी 5.5 to 6। दोस्तों यहाँ पर पूछे गए है कि फिक्सर का जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 5 से 6 के बीच, या फिर 4 से 5 के बीच, या फिर 8.6 और 7 के बीच में, या फिर 5.5 और 6 के बीच में। तो दोस्तों जो फिक्सर सॉल्यूशन होता है वो रेडियोग्राफी में डार्क रूम में यूज़ किया जाता है इमेज को फिक्स करने के लिए, ठीक है। और इसका जो पीएच होता है वो 4 से 5 के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 to 5। इसका जो पीएच होता है फिक्सर का वो 4 to 5 होता है। और ये फिक्सर का जो काम होता है वो इमेज को फिक्स करना होता है, यानी कि जब हम डार्क रूम में जब फिल्म को डेवलप कर लेते हैं उसके बाद इसको फिक्सर में डाला जाता है जिससे कि जो इमेज हमारी डेवलप हुई है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इज ऑप्शन ए ब्रेस्ट, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी आइज, ऑप्शन डी गोनाड्स। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछे गए कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव जो ऑर्गन है वो कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ब्रेस्ट, बोन, आइज, या फिर गोनाड्स।
दोस्तों रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन उसको बोला जाता है जो कि रेडिएशन से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको कम रेडिएशन से भी रिस्क रहता है। तो ऐसे ऑर्गन्स हमारे रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है वो गोनाड्स होता है, यानी कि इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी गोनाड्स। ठीक है, ब्रेस्ट भी काफ़ी हद तक हमारे सेंसिटिव होते हैं, बट हमारे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो गोनाड्स होते हैं, क्योंकि इनसे जेनेटिक म्यूटेशन होने का खतरा रहता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो गोनाड्स हैं वो रेडियो सेंसिटिव होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें जो रेडियो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, थिकनेस ऑफ द लेड ग्लास यूज्ड इन सीटी कंसोल रूम इज़ ऑप्शन ए 0.5 mm, ऑप्शन बी 0.2 mm, ऑप्शन सी 2 mm या फिर ऑप्शन डी 5 mm। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीटी के कंसोल रूम में जो लेड ग्लास होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है। आपने सीटी रूम में देखा होगा कि एक बड़ा सा ग्लास लगा होता है जिससे कि हम अंदर मशीन और पेशेंट को देख पाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस ग्लास की जो थिकनेस होती है, यानी कि जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 0.5 mm, 0.2 mm, 2 mm या फिर 5 mm। दोस्तों सीटी स्कैन रूम में जो सीटी कंसोल रूम होता है उसमें जो लेड ग्लास होता है इसकी जो थिकनेस होती है वो 1.5 mm लेड इक्विवेलेंट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 mm। दोस्तों कंसोल रूम में जो लेड ग्लास लगा होता है इसका काम ये होता है कि अंदर से जो भी स्कैटर रेडिएशन हमारी तरफ आती है उनको रोकता है और हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर इन्वेस्टिगेशंस टू इवेल्युएट द स्मॉल बॉवल एक्सेप्ट ऑप्शन ए यूएसजी, ऑप्शन बी सीटी एंटेरोग्राफी, ऑप्शन सी सीटी एंटेरोक्लाइसिस या ऑप्शन डी एमआर एंटेरोक्लाइसिस। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशंस दी गई हैं नीचे ये सारी स्मॉल बाउल को एवेल्यूएट करने के लिए है, सिर्फ एक के सिवाय, यानी कि आपको बताने कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्मॉल बाउल को एवेल्यूएट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं यूएसजी, सीटी एंटेरोग्राफी, सीटी एंटेरोक्लाइसिस या फिर एमआर एंटेरोक्लाइसिस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूएसजी। दोस्तों यहाँ पर जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं सीटी एंटेरोग्राफी या फिर सीटी एंटेरोक्लाइसिस या फिर एमआर एंटेरोक्लाइसिस, ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये स्मॉल बाउल को इवेल्यूएट करने के लिए किया जाता है और ये मेनली क्रॉन्स डिसीज़ होती है उसको ये इवेल्यूएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों सीटी एंटेरोग्राफी में पेशेंट को ओरल हाइड्रेशन करके, यानी कि ओरल उसको कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है और स्मॉल बाउल को फिल किया जाता है और उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है। जबकि सीटी एंटेरोक्लाइसिस में स्मॉल बाउल को पंक्चर करके वहाँ पर ट्यूब डाली जाती है, उस ट्यूब के थ्रू स्मॉल बाउल में डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को एंटेरोक्लाइसिस बोला जाता है। तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो ये सारे जो बाकी ऑप्शंस हैं बी, सी और डी, ये तीनों ही स्मॉल बाउल को इवेल्यूएट करने के लिए है। जो ऑप्शन डी ए है यानी कि यूएसजी, इसका यूज़ नहीं किया जाता है स्मॉल बाउल को इवेल्यूएट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्यूट हेड ट्रॉमा इज ऑप्शन ए प्लेन रेडियोग्राफ्स, ऑप्शन बी एनसीसीटी ब्रेन, ऑप्शन सी सीईसीटी ब्रेन, ऑप्शन डी एमआरआई ब्रेन। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्यूट हेड ट्रॉमा के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसमें से कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं प्लेन रेडियोग्राफ या फिर एनसीसीटी ब्रेन या फिर सीईसीटी ब्रेन या फिर एमआरआई ब्रेन। दोस्तों यहाँ पर एनसीसीटी का मतलब है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी, ठीक है, और सीईसीटी का मतलब है कॉन्ट्रास्ट एनहेंस सीटी, यानी कि इसमें कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है और एनसीसीटी में कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर कोई एक्यूट हेड ट्रॉमा वाला पेशेंट आता है तो उस केस में हमको जो है वो एनसीसीटी ब्रेन बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कोई अगर ट्रॉमा वाला पेशेंट आता है तो उस केस में हम कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस केस में हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं तो पेशेंट के लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो। तो उस केस में हमें कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी एनसीसीटी ब्रेन। एक्यूट हेड ट्रॉमा के केस में जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा वो एनसीसीटी ब्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सेफेस्ट कॉन्ट्रास्ट विच कैन बी यूज्ड इन ए पेशेंट विद रीनल डिसीज इज ऑप्शन ए हेक्साब्रिक्स, ऑप्शन बी आयोपैमिडोल, ऑप्शन डी सोडियम मैग्लोबिन डायट्राजोएट, ऑप्शन डी आयोडेक्सेनॉल। तो इससे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि
अगर किसी पेशेंट को रीनल डिसीज़ है तो उस केस में सबसे सेफ कंट्रास्ट इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को रीनल डिसीज़ होती है तो उस केस में हम जो कंट्रास्ट होता है वो सोच समझ के हमको देना चाहिए। अगर किसी का बहुत ही ज़रूरी सीटी स्कैन है करना तो उस केस में हमको सेफ कंट्रास्ट का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे सेफ कंट्रास्ट है वो आयोडेक्सानोल है, जिसको ब्रिट्स का ब्रांड नेम विजीपैक भी है। ये सबसे सेफ कंट्रास्ट होता है और ये रीनल डिसीज़ के केस में हम पेशेंट को दे सकते हैं। आयोपैमिडोल भी सेफ़ है एक तरह से, बट ये ज़्यादा सेफ जो है वो आयोडेक्सानोल है, यानी कि विजीपैक। तो उसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयोडेक्सानोल, जो कि सबसे सेफेस्ट कंट्रास्ट है रीनल डिसीज़ के पेशेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग ए मैमोग्राफी ट्यूब एक्सेप्ट ऑप्शन ए एल्यूमिनियम फिल्टर इज यूज्ड, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम फिल्टर इज यूज्ड, ऑप्शन सी बेरिलियम एग्जिट विंडो इज प्रेजेंट, ऑप्शन डी रोडियम फिल्टर इज यूज्ड। तो इससे क्वेश्चन में पूछा गया कि मैमोग्राफी ट्यूब के बारे में इसमें से जो यहाँ दिए गए ऑप्शन उसमें सब करेक्ट हैं सिवाय एक के, यानी कि आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो कि मैमोग्राफी ट्यूब के बारे में गलत है या सही नहीं है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए एल्यूमिनियम फिल्टर इज़ यूज्ड। दोस्तों, मैमोग्राफी में एल्यूमिनियम फिल्टर का यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम फिल्टर इज़ यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। दोस्तों, मैमोग्राफी ट्यूब में सॉफ्ट रेडिएशन निकलती है जो कि हमारे ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होती है, और इसमें मोलिब्डेनम फिल्टर का यूज़ किया जाता है। इसमें बेरिलियम एग्जिट विंडो भी होती है और रोडियम फिल्टर का भी यूज़ इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फिर वो है एल्यूमिनियम फिल्टर इज़ यूज्ड, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम फिल्टर का यूज़ नहीं किया जाता है। दोस्तों, जनरल पर्पज़ एक्स-रे ट्यूब होती है उसमें एल्यूमिनियम फिल्टर का यूज़ किया जाता है, जबकि मैमोग्राफी में मोलिब्डेनम रोडियम फिल्टर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट शुड बी अवॉइडेड इन ऑप्शन ए डायबिटिक पेशेंट, ऑप्शन ए एन इन्फेंट, ऑप्शन सी एक्यूट रीनल फेलियर, या फिर ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछे गया है कि जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट होता है उसका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करना चाहिए किन पेशेंट में। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, डायबिटिक पेशेंट, या फिर इन्फेंट, या फिर एक्यूट रीनल फेलियर वाला पेशेंट, या फिर हाइपरटेंशन वाला पेशेंट। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से पेशेंट में हमें आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्यूट रीनल फेलियर। दोस्तों, हमें एक्यूट रीनल फेलियर वाले केसेस में, यानी कि उन पेशेंट्स में हमें आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी लीथल हो सकता है, यानी कि जानलेवा हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्यूट रीनल फेलियर। क्वेश्चन नंबर 11 है हेपारिन इज ए ड्रग्स यूज्ड, ऑप्शन ए टू स्टॉप ब्लीडिंग, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी इन सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, ऑप्शन डी टू ट्रीट कॉन्ट्रास्ट एक्सट्रावेसेशन ड्यूरिंग आईवी इंजेक्शन। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि हेपारिन एक ड्रग है जिसका क्या यूज़ होता है, आपको यहाँ बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन बी है ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी एक्सट्रावेसेशन को ट्रीट करने के लिए। तो दोस्तों, जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दोस्तों, हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए, ठीक है, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। इसको ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 स्कैटर रेडिएशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी यूज ऑफ ग्रिड, ऑप्शन सी एयर गैप टेक्निक, या फिर ऑप्शन डी इंक्रीजिंग केवी। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कैटर रेडिएशन को कम करने के यहाँ पर तरीके दिए गए हैं, और इसमें से जो एक तरीका है वो स्कैटर रेडिएशन को कम नहीं करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों, अगर हम देखेंगे जो कंप्रेशन है, अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो उससे भी स्कैटर रेडिएशन कम होती है, क्योंकि कंप्रेशन करने से जो ऑब्जेक्टिव फिल्म डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, जिससे कि स्कैटर रेडिएशन कम होती है। और ग्रिड का यूज़ करने से भी जो स्कैटर रेडिएशन है वो भी कम हो जाती है। और ऑप्शन जो सी है एयर गैप टेक्निक, इससे भी स्कैटर्ड रेडिएशन वो कम होती है। जो ऑप्शन डी, दोस्तों, जब भी केवी को बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ स्कैटर रेडिएशन भी बढ़ जाती हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी है वो राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीजिंग केवी।
तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द विंडो विड्थ इज लार्जेस्ट इन व्यूइंग द ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी मीडियास्टिनम। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में जो विंडो विड्थ होती है वो लार्जेस्ट होती है जब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ब्रेन, एब्डोमेन, लंग्स या फिर मीडियास्टिनम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लंग्स। दोस्तों विंडो विड्थ होती है वो ग्रेइंग स्केल को बताता है, यानी कि सीटी स्कैन में इसका यूज़ किया जाता है विंडो विड्थ का, ठीक है। और इसमें सबसे जो लार्जेस्ट विंडो होती है वो लंग्स के लिए होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लंग्स। दोस्तों अगर हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में अगर एयर है तो उसका जो विंडो विड्थ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि लार्जेस्ट होगी। और अगर किसी टिश्यू का अगर इसमें एयर नहीं है तो उसकी जो विंडो विड्थ होगी वो कम होगी, यानी कि ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए काफ़ी कम होती है इसकी विंडो विड्थ, यानी कि नैरो होती है। और जो लार्जेस्ट होती है वो लंग्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम रेडिएशन डोज इज रिसीव्ड इन ऑप्शन ए मैमोग्राफी, ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे PAVU, ऑप्शन सी चेस्ट एक्सरे लैटरल, ऑप्शन डी सिक्वेंशियल HRCT। दूसरे क्वेश्चन में पूछे गए कि यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे कम रेडिएशन डोज किस में रिसीव होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे PAVU। दोस्तों चेस्ट एक्सरे PAVU में सबसे कम रेडिएशन डोज में रिसीव होती है, जो कि होती है 0.02 मिलीसीवर्ट, ठीक है, जो कि सबसे कम है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे लैटरल, जिसमें कि 0.2 मिलीसीवर्ट यूज़ होती है, 0.02 मिलीसीवर्ट। इसके बाद मैमोग्राफी आता है जिसमें कि दोनों ब्रेस्ट का मिला के हमें 3 to 5 मिली ग्रे जो है वो डोज रिसीव होती है। और उसके बाद आता है लास्ट में HRCT, इसमें तो काफ़ी हाई डोज पेशेंट को मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे PAVU। क्वेश्चन नंबर 15, विच ग्रिड विल बी प्रीफर्ड विद लार्ज फील्ड रेडियोग्राफी एंड यूजिंग हाई KV, ऑप्शन ए 8:1, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 12:1, ऑप्शन डी 10:1। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्ज फील्ड रेडियोग्राफी और अगर हम हाई KV का यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें कौन सी रेशियो की ग्रिड का हम यूज़ करना प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 8:1 की ग्रिड, या फिर 4:1 की ग्रिड, या फिर 12:1 की ग्रिड, या फिर 10:1 की वाली ग्रिड। तो दोस्तों हाई KV और लार्ज फील्ड रेडियोग्राफी में हमें ज़्यादा रेशो वाली ग्रिड का यूज़ करना चाहिए, जो कि यहाँ पर फिर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12:1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 12:1 वाली जो ग्रिड है वो सबसे ज़्यादा हाई रेशो वाली ग्रिड है, जिसका हम यूज़ करते हैं लार्ज फील्ड रेडियोग्राफी में और हाई KV के केस में। क्योंकि दोस्तों लार्ज फील्ड रेडियोग्राफी और हाई KV का यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, जिससे का रिमूवल करने के लिए हमें हाई रेशियो ग्रिड का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, द लीकेज रेडिएशन फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब शुड बी लेस देन, ऑप्शन ए 1.5 मिलीग्रे इन 1 आवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फोकस, या फिर ऑप्शन बी 1 मिलीग्रे इन 1 आवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फोकस, या फिर ऑप्शन सी 2 मिलीग्रे इन ए 1 आवर at a distance of 1 meter from the focus, option D 0.1 milligray in 1 second at a distance of 1 meter from the focus। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो एक्सरे ट्यूब से जो लीकेज रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर कितनी कम होनी चाहिए। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं 1.5 मिलीग्रे 1 घंटे में फोकस से 1 मीटर की दूरी पर, या फिर 1 मिलीग्रे 1 घंटे में फोकस से 1 मीटर की दूरी पर, या फिर ऑप्शन सी है 2 मिलीग्रे 1 घंटे में फोकस से 1 मीटर की दूरी पर, या फिर ऑप्शन डी 0.1 मिलीग्रे 1 सेकंड में फोकस से 1 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर फोकस का मतलब एक्सरे ट्यूब, यानी कि हम एक्सरे ट्यूब से अगर 1 मीटर की दूरी पर अगर मेजर करते हैं तो जो कम रेडिएशन प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी कि जो सेफ रेडिएशन होती है वो है 1 मिलीग्रे इन 1 आवर, यानी कि एक्सरे ट्यूब से 1 मीटर की दूरी पर 1 घंटे में 1 मिलीग्रे से कम रेडिएशन प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी वो सेफ माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा रेडिएशन लीक हो रही है, तो वो सेफ नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच साइंटिस्ट वाज नॉट अवार्डेड ए नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी, ऑप्शन ए गॉडफ्री हाउंसफील्ड, ऑप्शन बी फेलिक्स ब्लॉक, ऑप्शन सी मैंसफील्ड, या ऑप्शन डी पॉल क्रिश्चियन लोटनबर्ग। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि
रेडियोलॉजी के फील्ड में यहाँ पर किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था उसके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, गॉडफ्री हाउसफील्ड, फेलिक्स ब्लॉक या फिर मैन्सफील्ड या फिर पॉल क्रिश्चियन लोटनबर्ग। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए, बी और जो डी हैं ये तीनों ही साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है रेडियोलॉजी में किसी न किसी कंट्रीब्यूशन के लिए। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मैन्सफील्ड, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये कोई साइंटिस्ट नहीं है जिसने कि रेडियोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो या इसको नोबेल प्राइज़ मिला हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैन्सफील्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग गिवन इन एनाफाइलैक्सिस इज, ऑप्शन ए प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एविल, ऑप्शन डी साल्बुटामोल। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनाफाइलैक्सिस के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है वो इसमें से कौन सी होती है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ एनाफाइलैक्सिस का मतलब है वो एलर्जिक रिएक्शन जो कि तब होती है या में किसी भी चीज़ से हो सकती है, और ये सीटी स्कैन में मेनली होती है जब हम कोंटास आईवी कोंटास का यूज़ करते हैं, तो उस केस में ये रिएक्शन हो जाता है किसी पेशेंट को। ठीक है, ये काफ़ी सीवियर रिएक्शन होता है जिसमें कि जान तक जा सकती है पेशेंट की। तो उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे कौन सा हमें इंपॉर्टेंट ड्रग है ट्रीट करने के लिए वो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। इसका यूज़ करते हैं हम एनाफाइलैक्सिस के केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, RGU इज यूज फॉर इवेल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए इंटायर यूरेथ्रा, ऑप्शन बी एंटीरियर यूरेथ्रा या फिर ऑप्शन सी पोस्टीरियर यूरेथ्रा या फिर ऑप्शन डी यूरेटर। दोस्तों यहाँ पर RGU पूछा गया है कि किस चीज़ के इवेल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर RGU का मतलब है रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इंटायर यूरेथ्रा या फिर एंटीरियर यूरेथ्रा या फिर पोस्टीरियर यूरेथ्रा या फिर यूरेटर। दोस्तों रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी का यूज़ किया जाता है एंटीरियर यूरेथ्रा को इवेल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एंटीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, और जो यूरोग्राफी होती है इसका यूज़ किया जाता है पूरे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को इवेल्यूएट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इन्वेस्टिगेशंस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी और ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी सोनोसेल्पिंजियोग्राफी, ऑप्शन डी सेलेक्टिव सेल्पिंजियोग्राफी। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैलोपियन ट्यूब के पेटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए इसमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन का यूज़ किया जाता है सिवाय एक के, यानी कि किसी एक इन्वेस्टिगेशन का यूज़ नहीं किया जाता फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी को इवेल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी यानी कि HSG या फिर MRI या फिर सोनोसेल्पिंजियोग्राफी या फिर सेलेक्टिव सेल्पिंजियोग्राफी। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी MRI। MRI का यूज़ नहीं किया जाता है फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर A, C और D है, तीनों यूज़ किए जाते हैं प्रोसीजर फैलोपियन ट्यूब के पेटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, अल्ट्रासाउंड कैन पास थ्रू, ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शन से अल्ट्रासाउंड पास हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एयर, बोन, दोनों या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन। दोस्तों क्योंकि हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको अल्ट्रासाउंड जो वेव होती है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू या फिर वाटर इसको चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी कोई भी इसको मीडियम चाहिए होता है। तो ये ना तो एयर से पास हो सकती है ना ही बोन से पास हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो पास नहीं हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 22, अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन द इवेल्यूशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए हाइड्रोसिफेलस इन 4 मंथ बेबी, ऑप्शन बी हिप जॉइंट इन चिल्ड्रन, ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस इन एडल्ट्स, ऑप्शन डी स्पाइन इन इन्फेंट्स। दूसरे ऑप्शन में पूछे गए है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अल्ट्रासाउंड किस किस चीज़ में फ़ायदेमंद होता है, यानी कि हेल्पफुल होता है सिवाय एक के। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वही ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस इन एडल्ट्स। दोस्तों हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन होती है जिसमें कि हमें ब्रेन में फ्लूइड भर जाता है, तो उस केस को
हाइड्रोसिफिलिस बोला जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड का जब हम यूज़ करते हैं तो 4 मंथ बेबी का जो स्कल होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उस केस में हम हाइड्रोसिफिलिस को इवेल्यूएट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, वो जो बच्चों का हिप जॉइंट होता है वो भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्फेंट की जो स्पाइन होती है वो भी सॉफ्ट होती है, तो उसको भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू एग्जामिन किया जा सकता है। जबकि एडल्ट के केस में जो बोन होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो उसमें जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है वो पास नहीं हो पाती है, तो उसको हम एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोसिफिलिस इन एडल्ट्स, क्योंकि एडल्ट्स में जो हमारी जो स्कल की बोन होती है काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो उस केस में हमें हाइड्रोसिफिलिस अल्ट्रासाउंड के थ्रू एग्जामिन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे मिलती रहें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।